गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 25 फरवरी। इंपॉर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पर कवर करेंगे। आइए फटाफट देखते हैं। बहुत ही शानदार आज के टॉपिक है, आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ये कोटेशन याद रखिएगा, ठीक है? क्योंकि जब तक आप 10 बार 20 बार अगर आप लोग पढ़ेंगे नहीं, चीज़ों को बार बार रिकॉल करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आप आंसर राइटिंग में इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है? ये अनुभव मेरा बता रहा है। पृथ्वी पर हर किसी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमारे पास जो संसाधन है ना, वो पर्याप्त है। हमारे अर्थ के संदर्भ में कहा जा रहा है। हमारी पृथ्वी पर जितने संसाधन है ना, वो मनुष्य के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी है, इनफ है। लेकिन लालच के लिए क्या? नहीं है। अगर आप ज़्यादा एक्सप्लॉइट करोगे संसाधनों को, तो आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। प्राकृतिक फिर अपना जो भयानक रूप दिखाएगी आपको। जैसे जो है महात्मा गांधी जी का एक कोटेशन है, बहुत ही प्रासंगिक है आज के रिलेवेंट में। आप जो क्लाइमेट चेंज देख रहे हो, उससे निपटने के लिए हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। हमारा गोल भी जो है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक हमें 17 गोल को अचीव करना है। जिसमें गरीबी, भुखमरी, शिक्षा, गुणवत्ता, जल के अंदर जीवन, जल के बाहर जीवन, धरती पे लक्ष्यों को अचीव करने के लिए ये तमाम लक्ष्य जो है 17 एसडीजी में शामिल किया गया। आप लोग जो है ना 17 लक्ष्य को ध्यान रखिएगा। अगर मेंस का दे रहे हैं ना, तो 17 लक्ष्यों को अच्छे से उसका जो महत्वपूर्ण जो कारक हैं सबको याद रखिएगा। और उसके लिए जैसे कि मान लीजिए भुखमरी को लेकर, सरकार ने भुखमरी को लेकर क्या योजना चला रखा है? भुखमरी के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में बात कर कीजिएगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में बात कीजिएगा, अंत्योदय योजना के बारे में बात कीजिएगा। ये सब योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक? दूसरा क्या है? आप चाहते हो कि दुनिया में ये चीज़ बदलाव हो, ठीक है? आप जिस बदलाव को दुनिया से एक्सपेक्ट करते हैं ना, सबसे पहले उस बदलाव को अपने अंदर लेके आइए, ठीक है? जब तक इस बदलाव को अपने अंदर लेके नहीं आएँगे, आप दुनिया से एक्सपेक्ट मत कीजिए। ये महात्मा गांधी जी का कोटेशन है और बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो वर्ल्ड है, वो जो है पर्यावरण के अनुकूल हो, हम चाहते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हमको अपने आप से खुद शुरुआत करना होगा। हमें एसी का यूज़ को बंद करना होगा। हमें जो अ, मोटर वाहनों का जो यूज़ कर रहे हैं, हमें वहाँ उसके जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे फ़ोकस करना होगा, ताकि जो धुआँ का उत्सर्जन है, जो हानिकारक गैस है, उसका निष्कासन कम हो सके ना। तो ये चीज़ खुद पे बदलाव करना होगा। मनुष्य प्रकृति का स्वामी नहीं बल्कि उसका सेवक है। इसका मतलब समझिए, अगर हम नेचर को कंट्रोल करने लगे, आपको पता है ना, नेचर फिर हमें तबाह कर देगी। अगर आप देख रहे हो, नेचर के साथ छेड़छाड़ करना बिल्कुल गलत है। इसका परिणाम आप देख सकते हो कि मौसम का जो पैटर्न है उसमें चेंजेस आ गया। जहाँ सूखा आता था वहाँ पे बाढ़ आ रहा है, जहाँ बाढ़ आता था वहाँ सूखा हो गया। कहीं बारिश हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। ये सब क्या है? क्लाइमेट चेंज ही तो है। जो ठंड का जो दिन था, उसमें कमी आ गया, गर्मी के दिनों में इज़ाफ़ा हो गया। ये सब क्या है? क्लाइमेट चेंज है ना। तो आप प्रकृति के साथ तालमेल बना के रखें, ना कि उसका मालिक बने। यदि हम माता का सम्मान नहीं करेंगे, यदि हम धरती माता का सम्मान नहीं करेंगे, तो हमारा भविष्य जो खतरे में पड़ जाएगा। ज़ाहिर-सी बात है, मिट्टी को अगर हम एक्सप्लॉइट करेंगे, मिट्टी का हमें जो है ना, अगर मान लीजिए हम जैसे कि फसल को उत्पादन बढ़ाने के लिए हम लोग जो है ना, केमिकल वाली जो खाद का यूज़ कर रहे हैं, केमिकल वाले पेस्टिसाइड का, केमिकल वाले कीटनाशक का यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी मिट्टी का उर्वरता घट जाएगा। हमारा जो लैंड है ना, वो अनफर्टाइल हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा इसके लिए? जैविक खेती को प्रमोट करना होगा, हमें नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करना होगा, हमें शून्य जुताई वाले पैटर्न को फॉलो करना होगा। इन तमाम चीज़ों पे पहलू करना होगा ना, किसानों में जागरूकता फैलाना होगा। किसानों के लिए हमें जो है ना, बहुत सारे कार्यक्रम बनाने होंगे। क्लियर है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पे लोगों में अवेयर आ सके। सादगी में जीना प्रकृति ही सामंजस्य में रहने का सबसे अच्छा तरीका है। देखिए, सादगी, अगर आप सिंपल तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो वो हमारी प्रकृति के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे कि आप समझिए, हमें ऑफ़िस जाना है, हमें कहीं मार्केट जाना है, तो हम अपना पर्सनल गाड़ी को लेके यूज़ कर रहे हैं। आप वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कीजिए, तो वहाँ पे फ्यूल भी बचेगा हमारा। जो इम्पोर्ट करने पर जो निर्भरता है, वो भी हमारा कम होगा। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है, वो भी कम हो जाएगा। देश जो है आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हो पाएगा। क्लियर है? तो सिंपल जीवन को व्यतीत करना है। नहीं तो आप देख रहे हो ना, गर्मी के दिन में कितना गर्म हो जा रहा है, ठंड के दिन में कितना ठंड हो जा रहा है। अभी तो इस साल का जो गर्मी है ना, वो तो देखिएगा, इसमें तो रुलाने वाला गर्मी होगा इस बार। क्वेश्चन के बारे में बात किए थे हम लोग, जलवायु परिवर्तन पे बात किए थे, ग्लोबल वार्मिंग पे बात किए थे, वायु प्रदूषण पे बात किए थे, कॉप पे बात कर किए थे, ठीक है? ये सब क्वेश्चन को ना कल मैं क्या करूँगा, कल वो आपका कोटेशन को भी वहाँ पे चेंज करूँगा
और ये क्वेश्चन को भी चेंज कर देंगे, ठीक है? हो सके तो कल हम पॉलिटी से जुड़ा हुआ प्रश्न लेके आएँगे या महिलाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न लेके आएँगे या इंडियन ज्योग्राफी या को लेकर प्रश्न आएँगे, ठीक है? तो वो हम कल ही निर्णय कर पाएँगे। तो आप लोग ये सब क्वेश्चन को लिखिएगा। मैंने आपको बताया था ना, जो लोग लिखने से डर रहे हैं, जिन्होंने लिखने का प्रैक्टिस नहीं शुरू किया, उनको कुछ नहीं करना है। ये क्वेश्चन उठाइए, जलवायु परिवर्तन क्या है? गूगल में सर्च कीजिए या आप जो टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, वहाँ पे आप फाइंड कीजिए और सीधा जलवायु परिवर्तन कहते हैं किसको, वो लिख दीजिए। फिर यहाँ पर देखिए कि क्लाइमेट चेंज के पीछे क्या कारण है? कारण के बारे में 3-4 पॉइंट लिख दीजिए। अभी आपको 10 पॉइंट नहीं लिखना है, आप अभी 3 ही 4 पॉइंट लिखिए। चीज़ों को 2-3 बार उसको रिकॉल कीजिए, पढ़िए वहाँ पे। फिर उसका इम्पैक्ट देखिए क्या पड़ रहा है जलवायु परिवर्तन का, ठीक है? समुद्र का लेयर बढ़ जा रहा है, फिर वहाँ पे जो कोस्टल एरिया है, वहाँ पे फिर अर्थव्यवस्था नुकसान हो जा रहा है, जैव विविधता को नुकसान हो रहा है। ये सब प्रभाव है, क्लियर? चलिए, अब आते हैं न्यूज़पेपर में। अब जो है हमारे देश में एक मुहिम चला हुआ है, एक एक मुद्दे पे काफ़ी बातचीत हो रहा है, चुनाव को लेकर। एक साथ चुनाव को लेकर, मतलब लोकसभा और विधानसभा में एक साथ चुनाव करवाने को लेकर। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश में पहली बार ऐसा हो रहा है। आप देखोगे, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, 1950 से लेकर 1967 तक, एक साथ इलेक्शन हुए थे, केंद्र में भी और राज्य में भी। तो वैसे ही चीज़ों को इस बार फिर से लागू करने की बात की जा रही है। तो लोग जो विपक्ष में है ना, आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि एक साथ एक चुनाव लागू करने को लेकर पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क को यहाँ पे प्रस्तुत करें। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा आपसे। तो आपको पक्ष में बात करना है कि इससे एकता बढ़ेगा, एकरूपता आएगा, लोकतंत्र हमारा मजबूत होगा, ठीक है? यहाँ पे पैसों जो हमारा जो रिसोर्स है, उसका यहाँ पे सेव हो पाएगा। क्लियर है? लेकिन जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इसको लेकर, कि ये लोकतंत्र के लिए जो है यहाँ पे खतरा है, संघीय स्ट्रक्चर को यहाँ पे नुकसान पहुँचेगा, ठीक है? फिर यहाँ पे जो संघीय जो फेडरल जो सिस्टम उसको नुकसान पहुँचेगा। तो अपने-अपने पक्ष और अपने-अपने यहाँ पे विपक्ष पे तर्क दिए जा रहे हैं। लेकिन जो हम लोग बात यहाँ पे करेंगे कि जो हमारा क्या मतलब था यहाँ पे? हाँ, तो हमारा जो है ना, एक देश एक चुनाव को लागू करने के लिए एक कमिटी बना था। रामनाथ कोविंद कमिटी बना था। ठीक है? रामनाथ कोविंद कमिटी बना था। उसके बाद क्या बना था आपका? रामनाथ कोविंद को लेकर यहाँ पे, और दूसरा है कि यहाँ पे जो विधि मंत्रालय का संयुक्त संसदीय समिति है ना, उसने भी सिफारिश कर दिया है कि अगर एक साथ एक चुनाव होते हैं, तो हमारे देश के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए काफ़ी अच्छा है। ठीक है? ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे बात करें अगले मुद्दे पे, तो भारत और ब्रिटेन, पीटी में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि क्या भारत और ब्रिटेन के बीच में अभी हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है? तो बिल्कुल नहीं। ऐसे स्टेटमेंट बना के आपको कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करेगा, तो बिल्कुल नहीं हुआ है। भारत और ब्रिटेन चाह रहा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे हमारी सहमति बने, हमारा जो कारोबार है, आने वाले 10 वर्षों में दुगना और तिगुना हो जाए। अभी हमारा कितना है? $20 अरब का यहाँ पे व्यापार होता है। उसको बढ़ा बढ़ा सके, ठीक है? आने वाले वर्षों में। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मूव पर यहाँ पे, अब देखिए अमेरिका में जो शुल्क जो वृद्धि हो रहा है ना, टैरिफ वार जो चल रहा है ना, इस बार क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना है कि टैरिफ वार क्या है? और अमेरिका जो शुल्क में वृद्धि कर रहा है ना, अमेरिका जो शुल्क में वृद्धि कर रहा है ना, उसका इम्पैक्ट जो है भारत पे क्या होगा? तो आपको बता दें, भारत पे भी इसका असर होगा और एशिया जो प्रशांत, ठीक है? एशिया प्रशांत जो क्षेत्र है ना, जो अर्थव्यवस्था है ना, वहाँ पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। जैसे कि दक्षिण कोरिया, भारत और थाईलैंड जैसे देशों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। अभी आप देखोगे कि जैसे ही ट्रम्प जो प्रशासन में आया ना, थोड़ा अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। तो भारत को भी चिंता है, क्योंकि भारत पे अगर टैरिफ लगा देता है, तो भारत अपनी ऊर्जा की जो है ना, को लेकर काफ़ी यहाँ पे क्या है, संवेदनशील है। आगे देखेंगे हम लोग। अब बात करेंगे हमारा मध्य प्रदेश में जो है ना, वैश्विक निवेशक सम्मेलन हो रहा है, ठीक है? तो विश्व बैंक का कोटेशन है, इन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले दिनों में सबसे तेज अर्थव्यवस्था होगी और सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो उसी के क्षेत्र में आपको बता दें कि भारत के पास क्या संभावना है भविष्य के उद्योग को लेकर। तो पर्यटन हमारे लिए काफ़ी बड़ा उद्योग का संभावना है। बहुत सारे इन्वेस्टर जो है पर्यटन के क्षेत्र में इन्वेस्ट करेंगे। कपड़ा के क्षेत्र में आपको पता है ना, कपड़ा को लेकर यहाँ पे 5 एफ का कॉन्सेप्ट दिया गया है। एफ फॉर फाइबर, एफ फॉर फैक्ट्री, एफ फॉर फैशन, एफ फॉर फॉरेन और एफ फॉर क्या होगा यहाँ पे? ठीक है? तो एक एफ के बारे में आप लोग बताइएगा। तो भी याद रखिएगा। फिर यहाँ पे प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इन्वेस्ट लेने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि एआई के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा संभावना है भारत में। भारत के पास स्किल लेबर है, भारत के पास संसाधन है। फिर यहाँ पे आप देखो ऊर्जा के क्षेत्र में भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे महिलाओं को लेकर। अभी जो है ना, वर्ल्ड वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट आया।
वर्ल्ड जेंडर गैप, इसको कौन निकालता है? जेंडर गैप रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में और आगे भी पूछा जाएगा। तो इसमें क्या हम लोग फोकस करते हैं? तो महिलाओं का जो आर्थिक जो भागीदारी है, महिलाओं का जो शैक्षणिक उपलब्धि है, महिलाओं का जो स्वास्थ्य और जीवन यापन का जो स्तर है, महिलाओं का जो राजनीतिक सशक्तिकरण है, इन तमाम पहलुओं पे ध्यान रख के वर्ल्ड जो जेंडर गैप रिपोर्ट निकाला जाता है और यहाँ पे देखा जाता है कि महिलाओं इन क्षेत्रों में क्या स्थिति है। जैसे कि अगर आप देखोगे ना, तो बहुत जो है ना निराशाजनक आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं भारत के संदर्भ में। आपको बता दें यहाँ पे कि जैसे कि वेतन के मामले अगर हम लोग बात करें, ठीक, क्वेश्चन ऐसे ही में से पूछता है कि ग्लोबल जेंडर गैप है, उसमें भारत का जो स्तर काफ़ी निम्न है, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? और इस दिशा में कैसे हम लोग प्रमोट करें? तो आपको बता दें यहाँ पे, जो वेतन है, वो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को 20 से 30% कम मिलता है। पहला फैक्ट हो गया, ये आर्थिक स्थिति के लिए सही नहीं है और आर्थिक अवसरों में भी असमानता देखने को मिलता है। ऊँचे-ऊँचे पद पे महिलाओं का यहाँ पे अभाव है। दूसरा हम लोग बात करेंगे शिक्षा को लेकर। देखिए, अभी कितना है 78.8% जो पुरुष पढ़े लिखे हैं, महिलाओं में 59.3। ये भी एक जो है ना आंकड़ा जो है महिला जिसमें पीछे है, 2 हो गया। तीसरा देख लीजिए इंटरनेट यूज़ में, अभी 1/3 महिलाएँ भी पूरे भारत का इंटरनेट यूज़ नहीं करती है, लेकिन पुरुष जो है ना 50% से अधिक यूज़ करता है। फिर आइए राजनीतिक में, अब अभी देखोगे 50% पॉपुलेशन किसका है? महिलाओं का है हमारे भारत में। लेकिन जो परसेंटेज है राजनीतिक में महज़ 14% है। ये भी आंकड़ा जो है ना हमें आश्चर्यचकित करता है। इन तमाम कारणों से भारत जो है ना विश्व ग्लोबल जो जेंडर गैप है उसमें निम्न स्तर पाया है। ठीक है? तो इस पे जो है ना और आपको चैलेंजेस बता दें यहाँ पे, तो महिलाओं को यहाँ पे भावनात्मक रूप से देखा जाता है, शारीरिक दृष्टि से कमज़ोर होता है, ये सब चैलेंजेस है। निम्न बौद्धिक स्तर समझा जाता है, समाज की सुरक्षा मतलब स्वयं की सुरक्षा करने में असमर्थ होते हैं, ठीक है? पुरुषों पे उनकी निर्भरता है, घरेलू गतिविधियों में संलिप्त होते हैं, ये तमाम चैलेंजेस यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट मूव मूव करें यहाँ पे, तो रशिया यूक्रेन युद्ध के बारे में बात किया गया है। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? आप देखोगे ना लाखों की संख्या में मतलब 2 लाख जो से अधिक जो सैनिक है वो मारे गए, ठीक है? और 10 लाख से अधिक लोग यहाँ पे घायल हुए। विस्थापन का समस्या देखने को मिला। महिलाएँ और बच्चों को कुपोषित यहाँ पर देखी गई है, ठीक है? ये तमाम चीज़ जो है इम्पैक्ट देखने को मिला। ग्लोबल में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है? तो आपको बता दें यहाँ पे सप्लाई चेन बाधित हुआ है। जो चीज़ गेहूँ वगैरह जो है यूक्रेन और रसिया जो है सप्लाई करता था बाकी देशों को, तो वहाँ पे बाधित हुआ है। कई समझौते जो इन देशों के साथ चल रहे थे, उसमें भी यहाँ पे देरी हुई है। तो ये सब ग्लोबल इम्पैक्ट है, ठीक है? विस्थापन की समस्या देखने को मिल रहा है, भुखमरी बढ़ेगा, गरीबी बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था में नुकसान देखने को मिलेगा। युद्ध के पीछे कारण क्या था? यूक्रेन चाहता था कि हम नाटो का मेंबर बने, लेकिन रसिया बोलता था ये चीज़ सही नहीं है, हम इसको नहीं बनने देंगे, ठीक है? और अमेरिका भी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है रसिया यूक्रेन को सॉल्व करने में, ये अच्छी पहल है, लेकिन अमेरिका भी अपना हित है, क्योंकि आप देखोगे यूक्रेन में ना नेचुरल रिसोर्स ज़्यादा है। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे यूक्रेन और रशिया के बारे में। तो ऑपरेशन गंगा याद रखिएगा, ऑपरेशन गंगा के तहत जो है ना भारतीय छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था। लगभग 18,000 भारतीय छात्रों को वापस सुरक्षित जो है भारत लाया गया था, ऑपरेशन गंगा। 8 लाख से ज़्यादा जो है ना सैनिक घायल हो गए, 2 लाख से ज़्यादा लोग मृत्यु हो गए, बहुत लोग बेघर हो गए, करोड़ों में लोग बेघर हो गए हैं। 3 साल तक ये युद्ध चला। अब बात करेंगे हम लोग भारत और कतर के रिलेशन को लेकर। देखिए, भारत के लिए कतर क्यों ज़रूरी है? पहला क्वेश्चन यही है। क्यों? कि भारत को अपने नेचुरल रिसोर्स मतलब जो ऑयल है, माफ कीजिएगा जो नेचुरल गैस है, उसका पूर्ति सबसे अधिक कौन करता है? तो कतर करता है। और भारत में अगर आप देखोगे अमेरिका में जो राष्ट्रपति आए हैं, उससे अस्थिरता ज़्यादा बढ़ गया है और भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर काफ़ी चिंता है। तो इसलिए नेचुरल गैस, एलएनजी, एलपीजी हो गया, तमाम क्षेत्रों में कतर पे निर्भरता है। तो ऐसे में कतर भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो भारत को हम लोग क्या बेचते हैं? हम लोग बेचते हैं वहाँ पे प्रोसेसिंग फूड बेचते हैं, फल, मसाले, सब्जियाँ और हम लोग वहाँ से क्या इम्पोर्ट करते हैं? तो वहाँ से एलपीजी, सीएनजी, फर्टिलाइज़र ये तमाम चीज़ वहाँ से इम्पोर्ट करते हैं। अरे हमारा ट्रेड डेफिसिट है मतलब इम्पोर्ट वहाँ से ज़्यादा करते हैं हम लोग कतर से और एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं। किन-किन क्षेत्रों में हमारी संभावना है साथ काम करने का? तो खेल के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, ठीक है? शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे काफ़ी यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको बता दें जो कतर में जितने भी विदेशी लोग रह रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा प्रवासी भारतीय लोग हैं। सबसे अधिक आबादी किसका है? 8 लाख भारतीय लोग हैं, ठीक है? तो रेमिटेंस भी वहाँ से हमारे लिए आता है, ध्यान रखेंगे आप।
उसके बाद बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना। भारत को यूएनएससी का मेंबर बना है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना परमानेंट वाला। तो भारत किन-किन आधारों पर ये जो है दावेदारी पेश करता है? भारत का पॉपुलेशन अधिक है, भारत जो है ना 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, भारत शांति मिशन में बढ़-चढ़ के हिस्सा लेता है, भारत 8 बार जो है ना इसके जो है ना टेम्परेरी मेंबर भी बन चुका है, अध्यक्षता भी संभाल चुका है। भारत शांति मिशन में सबसे बढ़-चढ़ कर और जो अंतर्राष्ट्रीय जो मापदंड है, जो कानून है यूएनओ का उसको फॉलो करता है भारत। करता है ना, ग्लोबल साउथ का यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव है। इन तमाम पहलू को ध्यान में रखते हुए भारत जो है यूएनओ जो है ना यूएनओ में जो है परमानेंट मेंबर की मांग करता है। लेकिन कुछ ग्रुप हैं, जैसे कि आप देखोगे क्लब 15 ये विरोध करते हैं। कई ऐसे देश भी जो हैं वो लोग भी दावा करने लगते हैं कि हमको भी मिलना चाहिए। चाइना भी कभी-कभी अड़ंगा लगा दे रहा है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे रक्षा के क्षेत्र में हमको आत्मनिर्भर बनना है। तो यहाँ पे आत्मनिर्भर बनने के लिए हमको जो है ना इसपे इन्वेस्ट करना होगा, बजट बढ़ाना होगा, आर-एन-डी पे खर्च करना होगा, स्किल करना होगा। तो भारत को जो वर्तमान में जो चैलेंजेज़ है उससे तो निपटना ही है। जो फ्यूचर की जो टेक्नोलॉजी है उसको भी अडॉप्ट करना है, उस पे भी काम करना है। तो हमें इस पे पहल करना होगा। आपको बता दें बिलो क्या है? क्वेश्चन पूछेगा कि चर्चा में रहा बिलो क्या है? तो एक क्वांटम कम जो है ना क्वांटम पे आधारित क्वांटम चिप है, जो कि ना जटिल से जटिल अ, गणना को कैलकुलेशन को चुटकियों में सॉल्व कर देगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा। ये गूगल का है। और जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी जैसे रोबोटिक्स हो गया, ड्रोन हो गया, ठीक है? वीआर हो गया, वर्चुअल रियलिटी, इन तमाम चीज़ों को जो है ना अपनी सेना में शामिल करना है और भारत को दक्ष बनाना है। अब बात करेंगे यहाँ पे ग्लोबल साउथ में महिलाओं का भागीदारी। देखिए भारत ग्लोबल साउथ का एक महत्वपूर्ण सदस्य है और भारत के पास अनुभव है, विशेषज्ञता है, संसाधन है और इन तमाम चीज़ों को जो है ना ग्लोबल साउथ के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण जो है यहाँ पे रोल निभाएगा। ग्लोबल साउथ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ग्लोबल साउथ जो है ना डेवलपिंग कंट्री के नेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक? अफीम वाला एरिया है, आप देखोगे यहाँ पे गोल्डन क्रिसेंट, गोल्डन ट्रायंगल है ये। यहाँ पे कोल माइन्स वाला एरिया है। उसके बाद आप देखोगे नीलगिरी वाला एरिया है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ये पोर्ट वाले जिसमें चेन्नई पोर्ट, कांडला और कोलकाता का हल्दिया पूछा गया है। यहाँ पे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे आप देखोगे मणिपुर न्यूज़ में है, म्यांमार न्यूज़ में। ये तमाम फैक्ट जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग यहाँ पे चीज़ों को ध्यान से पढ़िएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा और जिस दिन 1 लाख सब्सक्राइबर होगा, हम चीज़ों को जो है ना लाइव आके टीवी पे वहाँ पे जो डिजिटल बोर्ड होता है ना, उसपे पढ़ाएँगे। लेकिन उसके लिए 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए मुझे, ठीक है? धन्यवाद।